Hello everyone, a very warm welcome to Dronacharya IAS, and today Dronacharya IAS wants to pay tribute to the man who transformed India's development trajectory to a next level, that is former Prime Minister of India Dr. Manmohan Singh ji, who passed away yesterday, and we wish that may his soul rest in peace. So today we are going to begin our discussion of important Hindu articles only with his efforts. राइट आज की न्यूज़पेपर के अंदर ऐसे बहुत से आर्टिकल्स आए हैं जो क्लियरली डिमार्केट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के कंट्रीब्यूशन के बारे में. सबसे पहले उन्हीं से रिलेटेड डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. देखिए इस पेज पर जो पहला पेज है यहाँ पर मेजरली सभी लीडर्स के द्वारा जो है उनसे रिलेटेड बातें की गई हैं, लेकिन इनके कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक स्पेसिफिक पेज आया है आज के पेपर में, दैट इज हेयर, जहां पर उनके लाइफ टाइम की काफ़ी सारी लैंडमार्क अचीवमेंट्स के बारे में बात की गई है. ठीक है, तो ही इज़ वन ऑफ द ही वॉज वन ऑफ द काइंड ऑफ लीडर जो पहले इंडिया में फाइनेंस सेक्रेटरी की पोस्ट तक पहुंचे हैं, आरबीआई गवर्नर रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, फिर वो प्राइम मिनिस्टर बने देश के, और अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने ऐसे ऐतिहासिक फैसले कराए हैं जिसकी वजह से इंडिया का ग्लोबल लेवल पर स्टैंड जो है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट लेवल पर चला गया. ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर बात जो की गई है दैट इज इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी को जब क्लोज्ड से ओपन इकोनॉमी की तरफ रिफॉर्म किया गया था 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स, उस टाइम पर मनमोहन सिंह जी का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा था. राइट, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के अंदर जब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उस टाइम पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की जो बात की गई थी 1991 में, जिसके बाद से इंडिया के अंदर जो है एफडीआई का इन्फ्लक्स स्टार्ट हुआ है, जिसके बाद से हमारी जो इकोनॉमी है वो कम्प्लीटली ओपन कर दी गई थी. डेटिंग बैक की पुराने सभी मॉडल्स को हमने ओवरलैप कर दिया था. वो एक वन ऑफ द मेजर रिफॉर्म था इंडियन इकोनॉमी हिस्ट्री के अंदर, जिसकी वजह से पूरा का पूरा डेवलपमेंट ट्राजेक्ट्री ही देश का बदल गया. और अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए इनकी जो दूसरी अचीवमेंट्स हैं वो बताई गई है, दैट इज रिलेटेड टू क्वाड एंड रिलेटेड टू योर न्यूक्लियर डील. 2004 के अंदर जो है जब आपके प्राइम मिनिस्टर आते हैं मनमोहन सिंह जी, उसके बाद यूएसए के साथ सिविल न्यूक्लियर डील का एग्रीमेंट साइन करके आते हैं ये, विच इज़ वन ऑफ द लैंडमार्क्स ऑफ इस टाइम, क्योंकि 1998 के पोखरण टेस्ट के बाद वर्ल्ड वाइड इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर सैंक्शंस लगा दिए गए थे. इस सिविल डील के बाद जो है इंडिया फॉर श्योर उस लीग के अंदर फ्रंट स्टेप पे आ गया था. मोर ओवर 26 दिसंबर 2004 को आई हुई सुनामी के बाद जो हमारे मनमोहन सिंह जी ने स्टेप्स लिए, जो यहाँ पर बताया भी गया है, देखिए यहाँ पर कि इन्होंने सबसे पहले जो बात की दैट वाज रिलेटेड टू कि वी आर नॉट गोइंग टू बी द सपोर्ट, हम जो है वो सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करेंगे, दैट इज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ के अंदर हम सबसे पहले रिस्पॉन्डर बनेंगे, ना कि सबसे मदद लेंगे. वी विल बी द फर्स्ट वन टू प्रोवाइड असिस्टेंस. ठीक है, और यही वो टाइम था जब भारत जो है जापान की क्लोज आया, ऑस्ट्रेलिया की क्लोज आया, बिकॉज नियर बाय जो डेवलप्ड आइलैंड नेशंस थे वो यही नेशंस थे जिन्हें पता था कि इस तरीके की डिजास्टर में किस तरीके से रिलीफ पहुंचाई जा सकती है. एंड उस टाइम के अंदर ही हमारी जो है आप कह सकते हैं कि नींव रख दी गई थी क्वाड की, दैट इज जो 4 बड़े नेशंस आज एक समिट के रूप में मिल रहे हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड इंडिया, इसकी जो नींव है वो वहाँ पर रख दी गई थी. राइट, एंड उसके बाद आपके सैंक्शंस भी धीरे धीरे हटने शुरू हो गए थे. सिविल यूज़ के लिए इंडिया को न्यूक्लियर पावर के लिए जो सामान चाहिए जैसे यूरेनियम वगैरह है, उनका इंपोर्ट इंडिया को अलाउ कर दिया गया था आफ्टर दिस डील. ठीक है, यूएस के साथ जो सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी. तो कुल मिलाकर बात करें, ही वॉज वन ऑफ दोज पर्सनैलिटीज़ जिन्होंने अपने करियर सेटअप के अंदर अलग अलग जो है ऑनरेरी डिग्रीज हासिल की है. देखिए ये पूरा का पूरा यहाँ पर दिया हुआ है फ्लो चार्ट. राइट, लेकिन इंडिया के डेवलपमेंट स्केल में बात करें तो एलपीजी रिफॉर्म्स हो गई, न्यूक्लियर सिविल डील हो गई, या फिर पाकिस्तान के साथ फॉरेन रिलेशंस हो गए, हर जगह इनका ऑल टुगेदर एक अलग ही कंट्रीब्यूशन रहा है जिसे देश कभी भी नहीं भुला सकेगा. बिकॉज 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद ही इंडिया जो है वो एज अ इकोनॉमी सर्वाइव कर पाया.
ऑलराइट। और उसके पीछे जो मास्टरमाइंड थे, आप कह सकते हैं जो सबसे मेन चीफ आर्किटेक्ट थे, दैट वाज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। ऑलराइट, ठीक है जी। तो ये आर्टिकल्स आप एक बार अच्छे से आज बहुत ही आराम से पढ़ लीजिएगा, बिकॉज इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं वो आप फॉर श्योर नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे यूपीएससी पर्पज से जो चीज़ें फैक्ट्स जो सामने आए हैं वो सभी के सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद देखिए एक आर्टिकल पहले ही पेज पर आया है रिगार्डिंग लोकसभा इलेक्शन से रिलेटेड पूरा का पूरा डाटा सामने आया है। ये डाटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे आप अपने जीएस पेपर 2 मेंस के अंदर कहीं पर भी आप इजीली इसको अप्लाई कर पाएंगे, और ये चीज़ आपको अपने लिए लिख लेनी है आज। देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पिक्चर इमेज ही आपके लिए बहुत है पूरा समझने के लिए। यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस किया गया है कि जो टोटल इलेक्टर्स थे इस बार भारत में, इलेक्टर मतलब 18+ जो वोट डाल सकते थे, दे वर इन नंबर दैट इज 97.97 करोड़ आपके टोटल इलेक्टर्स की लिस्ट थी, और उनमें से वोटिंग परसेंटेज इतनी रही है 64.64 करोड़ वोटर्स ने वोट डाली है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लेजिटिमेट वोट और जो है इनवैलिड वोट्स का डाटा भी दिया गया है इस आर्टिकल के अंदर। पहले यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। वुमेन का नंबर दिया गया है कि वोटर्स कितनी थी, वोटर टर्नआउट वाज नियरली 65.78%। तो जब आप कहीं पर भी रिगार्डिंग एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन डाटा लिखना चाहें तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं। मोर ओवर आपकी वुमेन कैंडिडेट्स भी इस बार बढ़कर 800 हो गई थी, जो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो वोट्स जो रिजेक्ट हुई हैं, आर्टिकल की हेडिंग ये है कि जो वोट्स काउंट नहीं की गई या रिजेक्ट हुई हैं दे आर 10.58 लाख, जिसके अंदर पोस्टल वोटिंग भी थी, ठीक है। तो ये नंबर बहुत ज़्यादा है, राइट। और ऐसे बहुत से आपके इंडिपेंडेंट जो हैं वो खड़े थे उम्मीदवार, जिनकी अपनी जैसे जिसे बोलते हैं ज़मानत ही जब्त हो गई थी। ऐसे भी आपके बहुत सारे देयर वर कैंडिडेट्स दैट इज 7190 कैंडिडेट्स, नियरली 86% जो अपने डिपॉजिट्स ही वहाँ पर क्या कर गए, स्क्वीज करा गए, बिकॉज उनको उतना नंबर ऑफ शेयर ऑफ वोट्स नहीं मिला। दैट वाज 1/6 ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड एट दैट पर्टिकुलर पोलिंग बूथ। समझ में आ रही है बात? उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड ये चीज़ आपके सामने आई है। तो ये सारे स्टैट्स और फिगर्स देखिए, ये चीज़ आपके मेंस में काम आएगी फॉर श्योर, जहां आप इसको इजीली पॉइंट आउट कर सकते हैं रिगार्डिंग द स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी, रिगार्डिंग इलेक्शन प्रोसेस। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है कि इस बार पूरा ही इलेक्शन से रिलेटेड चीज़ें न्यूज़ में रही हैं। इस तरह की स्टैट्स और फिगर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें आप क्लोजली मॉनिटर करें और अपने नोट्स में एक बार ज़रूर लिख लें कि कितना % हमारा वोट जो है वोटर टर्नआउट रहा, कितना % हमारे वोट्स थे, वैलिड वोट्स थे, कितने % हमारे मतलब अगर फेल हो गए हैं तो वो एनोनिमस नंबर ऑफ आपकी जो है वोटिंग जो है वो हुई है, मतलब आपके जो कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं वो बिना मतलब के भी खड़े हुए हैं, बिकॉज 86% इज़ नॉट अ स्मॉल परसेंटेज, जो आपके अपनी डिपॉजिट भी जो है सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है। तो इस तरीके से इस आर्टिकल से, जैसे यहाँ से वुमेन वाला जो डाटा है कि पहले 726 थी, इस बार 800 खड़ी हुई हैं। उसके बाद जो वुमेन वोटर्स हैं उनकी भी अमाउंट बढ़ा है, उनके भी नंबर बढ़ा है, परसेंटेज वोटिंग के टाइम पे वो भी बढ़ी है। तो ये सारा कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप फीमेल एम्पावरमेंट की बात करेंगे कहीं पर भी चल के, राइट। ठीक है। तो ये आर्टिकल आपके लिए, आप कह सकते हैं जीएस पेपर 2 पॉलिटिक्स से रिलेटेड जितना भी कुछ है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद एक देखिए यहाँ पर एक आर्टिकल आया है दैट इज रिलेटेड टू स्टैचू ऑफ गांधी जी, महात्मा गांधी जी। ये आपका जो स्टैचू है ये बनाया गया है बेलगावी के अंदर, राइट। वो एकमात्र सेशन जहाँ पर आपके महात्मा गांधी जी ने प्रेसिडेंट बने थे जो कांग्रेस के सेशंस के। देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल जो है 1885 के अंदर बन गई थी। ठीक है। इसके 2-3 फेसेस माने जाते हैं जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं जीएस पेपर 1 में, जहां पर मॉडरेट फेस आता है, फिर एक्सट्रीमिस्ट फेस आता है, और एक फेस आता है जब गांधी जी जो है पॉलिटिकल सीन पर एंटर होते हैं इंडिया में 1915 के बाद, राइट। उसके बाद वो जो है अपनी पूरी, उसके बाद उन्होंने पहला जो मूवमेंट की थी दैट वाज रिलेटेड टू चंपारण सत्याग्रह किया, उन्होंने अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की, ये सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद ऑफिशियली जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज द फर्स्ट फुल फ्लेज मूवमेंट जो उन्होंने पूरे इंडिया, पैन इंडिया स्केल पर स्टार्ट करवाई थी।
ठीक है। उसके बाद जब वो मूवमेंट चोरा चोरी की वजह से वो बैकआउट कर लेते हैं, जब उसको विड्रॉ कर लेते हैं, देन ही वेंट टू जेल, और जब वो जेल से फ्री होते हैं तब वो आकर बेलगांव सेशन के अंदर 1924 के अंदर प्रेसिडेंट के रूप में पूरे देश को एड्रेस करते हैं पहली बार। और ये सिर्फ और सिर्फ एकमात्र सेशन था जहां पर आपके गांधी जी जो हैं वो प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहे थे कांग्रेस के, मतलब सिर्फ 1 साल के लिए, और यहीं पर ही उन्होंने एज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस प्रिसाइड किया था। समझ में आ रहा है? उसी चीज को कोमेमोरेट करते हुए ये पूरा का पूरा आपका क्या बनाया गया है जी, ये स्टेचू बनाया गया है। वो लोग जिन्होंने ये सेशन ज्वाइन किया था उनकी इमेजेस हैं, पूरे सेशन की इमेजेस हैं यहाँ पर। मतलब आप कह सकते हैं एक म्यूजियम टाइप ये बनाया गया है, जो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने के लिए इसको इंश्योर किया गया। और यहाँ पर इनके एक लोकल लीडर जिनकी मदद से ये पूरा का पूरा सेशन ऑर्गेनाइज हुआ था, उनके बारे में भी बात की गई है। दैट इज योर देश पांडे जी, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ गंगाधर देश पांडे मेमोरियल भवन, सी हेयर इट इज, ये इसके नाम से गंगाधर देश पांडे जी के नाम से ये पूरा का पूरा है, जहां पर इस पूरे सेशन की बात की गई है, ठीक है। और ये मेमोरियल गैलरी वगैरह बनी है जिसके अंदर इमेजेस बनी है, बिकॉज ही वॉज द मैन हु ऑर्गेनाइज्ड दिस पर्टिकुलर सेशन एंड ही वॉज अ लोकल विलेजर फ्रॉम अ लोकल विलेज नियर बाय, दैट इज फ्रॉम he was known as Lion of Karnataka and from Hudali village नियर बेलगावी, ठीक है जी। तो ये पूरा आर्टिकल आपको जीएस पेपर 1 के अंदर हिस्ट्री के अंदर लेके जा रहा है। दैट इज द बेलगांव सेशन, जहां पर महात्मा गांधी जी ने पहली और आखिरी बार कांग्रेस को एज प्रेसिडेंट के रूप में प्रिसाइड किया था। समझ में आ गया? वो वाला पूरा का पूरा पोर्शन आपको एक बार अपने लिए फैक्ट चेक कर लेना है आज यहाँ से, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल निकल के आ रहा है, दैट इज फ्रॉम पेज दिस। नेक्स्ट जो आर्टिकल है फ्रॉम हेयर, यहाँ पर देखिए 2 आर्टिकल्स की डिस्कशन हो रही है। ये दैट इज रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से रिलेटेड एक आर्टिकल है, जिसके अंदर आपको दिया गया है पीएम द्रौपदी मुर्मू से रिलेटेड। एंड वन थिंग इज दिस, दैट 26th एडिशन ऑफ शास्त्र, राइट, इट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय आईआईटी मद्रास, और उसका 26th एडिशन स्टार्ट होने जा रहा है जनवरी के अंदर। तो देखिए ये आपको पता होना चाहिए, ये आप साइंस एंड टेक से रिलेट कर सकते हैं जीएस पेपर 3 से, ठीक है। आईआईटी मद्रास जो है हर साल शास्त्र नाम से एक पूरा कॉन्क्लेव समिट ऑर्गेनाइज करती है। जैसे इस बार भी दिया गया है कि जो इनका मेन फोकस है इस बार, दैट इज ऑन फ्यूचर सिटीज एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो आपका वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है आईआईटी मद्रास, और वो हर साल एक कॉन्क्लेव समिट ऑर्गेनाइज कर रहा है शास्त्र नाम से, जो पर्टिकुलरली किस चीज़ के बारे में है, एक आप कह सकते हैं कोहेंसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, जिसके अंदर अलग तरीके से डिबेट्स हों, डिक्लेमेशंस हों, जहाँ पर हर तरीके की टेक्नोलॉजी के बारे में बातचीत हो। देखिए यहाँ पर बताया गया है 160 डिग्नेटरीज जो हैं ग्राउंड ब्रेकिंग आइडियाज़ लेकर आएंगे इंडस्ट्री से रिलेटेड। मोर ओवर ये वन ऑफ द पब्लिकेशंस है जिसमें LNT इंटरनेशनल समिट्स भी शामिल होती हैं, ठीक है। तो ये आपको सीधा सीधा भी पूछ सकता है यूपीएससी की शास्त्र ये समिट जो है वो कौन सी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ी हुई है, किस तरीके से है, वो आपको एक बार अपने लिए लिख लेना है, वो समझ लेना है, ठीक है जी। तो ये आर्टिकल आपके लिए इस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझ में आ गया। उसके बाद मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, साइंस के पेज से आपके लिए आज एक आर्टिकल आया है पोलियो वायरस से रिलेटेड। देखिए फिर से डिबेट स्टार्ट हो चुकी है कि क्या पोलियो वायरस के लिए जो मेडिसिन दी जाती है, शुड इट बी थ्रू OPV, दैट इज ओरल पोलियो वैक्सीन, और IPV, दैट इज इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन, ठीक है। तो देखिए इस पूरे मुद्दे को समझते हैं कि बातचीत किस बारे में हो रही है। नाउ वर्ल्ड वाइड अभी जो ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है, क्योंकि रूटीन सर्विलेंस के दौरान ये पाया गया है कि फिनलैंड, जर्मनी, पोलैंड, स्पेन और आपके यूनाइटेड किंगडम में फिर से स्ट्रेन्स देखने को मिले हैं, ठीक है। तो आपको पता है पोलियो जो है वो एक ऐसी बीमारी है जो पोलियोमाइलाइटिस वायरस से होती है, वायरल डिजीज है ये, ठीक है, वायरस की वजह से होती है। इंडिया के अंदर भी बहुत सारे आपने ऐसे केसेस देखे होंगे जहाँ पर स्पाइन सिस्टम हो गया, जो न्यूरॉन सिस्टम है उसको हैम्पर कर देती है, जिसकी वजह से हैंडीकैप हो जाता है इंसान, आइदर ऑन द लिम्स पार्ट और ऑन द लेग्स पार्ट। इस तरीके से ये जो वायरस है मेनली अटैक करता है, ठीक है।
अब इससे बचने के लिए दो तरीके निकाले गए थे। इस पूरे आर्टिकल को एक बार ध्यान से समझेंगे और पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर सब कुछ दिया गया है आपके लिए। सी यहाँ पर सबसे पहले हेयर इट इज गिवन, WHO ने, ये देखिए WP1 के केसेस पहली बार ये इस जगह पर है। जो है वैक्सीन कंट्रोवर्सी क्या है, देखिए पहले भी ये बात होती थी कि जो आपका पोलियो सेबाइन वैक्सीन है, मतलब जो OPV है वो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। देखिए दो तरीके से आपके पोलियो के लिए चीज़ें की जाती हैं। एक है आपका OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसको सेबाइन वैक्सीन के नाम से जाना जाता है, जो उनके साइंटिस्ट जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था एल्बर्ट सेबाइन के नाम से, ठीक है। और दूसरा है IPV। ये क्या है, ये इंजेक्शन है बेसिकली, जिससे आपके पोलियो के रिलेटेड बीमारी को ठीक करने के लिए। ओरल पोलियो वैक्सीन के अंदर जो आपका पोलियो वायरस है वो लाइव एटेन्यूएटेड फॉर्म में है, मतलब वो जिंदा वायरस है, ठीक है, और बहुत ही डाइल्यूटेड मात्रा में है। इंजेक्टेबल वाले में वो डेड फॉर्म में है, ठीक है। नाउ प्रोबेबिलिटी ये हुई थी कि क्योंकि WHO को लगा कि OPV दैट इज 2 बूंद जिंदगी की जो दी जाती हैं, उसके लिए आपको कोई एक्सपर्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं चाहिए, उसके लिए कोई मेजर आपको होलबैक नहीं चाहिए, पीछे कोई ऐसा नहीं है कि एक्सपर्टीज चाहिए, इसीलिए वो उसको एडमिनिस्टर करना इजी है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कि लार्ज स्केल ऑफ पॉपुलेशन को कवर करना है, इसीलिए OPV को स्टार्ट कर दिया गया था, जिसके चलते जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिले थे। लेकिन उसका एक आफ्टरमैथ ही रहता है कि वो जो वायरस है वो बॉडी में जाके कभी कभार जो है रिएक्ट करके बॉडी को इन्फेक्ट कर देता है, और एक बार इन्फेक्ट कर देता है तो आसपास का एरिया भी पूरा का पूरा ससेप्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो आप ये समझिए कि इंडिया जो है वो पोलियो फ्री डिक्लेयर हो चुका था 2013 के अंदर, राइट। वर्ल्ड वाइड जो है पोलियो वायरस के 3 टाइप पाए जाते हैं, सिर्फ एक टाइप है जिसके कुछ केसेस पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है, बाकी पूरे विश्व भर से पोलियो जो है वो एरेडिकेट हो गया था। अब ये जो केसेस आ रहे हैं ये OPV की वजह से आ रहे हैं। दीज आर नॉट ड्यू टू द नेचुरल कॉज ऑफ द वायरस, रादर दीज आर फ्रॉम द डेराइव्ड फॉर्म्स, जो आपके उन ओरल पोलियो वैक्सीन से ही डेराइव होके बन रहा है, ठीक है। तो अब फिर से डिबेट ये स्टार्ट हो गई है कि बजाय OPV मतलब ओरली जो बूंद दी जा रही है, उसकी जगह अच्छा है कि आप इंजेक्शंस देना स्टार्ट कर दें, जहां पर प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि वैक्सीन जो वायरस है वो बॉडी में जाके रिएक्ट करेगा या वो एक्टिव स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम वही आ रही है कि आप जब IPV की तरफ जा रहे हो तो IPV के लिए आपको चाहिए एक्सपर्टीज, क्योंकि टीका लगाना इतना आसान नहीं है, एंड मोर ओवर ऐसा भी नहीं है कि एक डोज लगाई और उससे ही चल गया। यू नीड एटलीस्ट 2 to 3 आइटरेशंस, वो टाइम टू टाइम लगनी चाहिए। अब इतने पैन स्केल पॉपुलेशन को इस चीज़ के लिए एडमिनिस्टर करना वो थोड़ा सा टफिंग जॉब है, वो थोड़ा सा लेबरसम जॉब है, यही यहाँ पर बताया गया है। देखिए OPV इज द रॉन्ग पाथ, वैक्सीनेशन जो है वो इरेडिकेट एफर्ट कर वो जो है आपके लिए सही तरीका है, लेकिन OPV से IPV पे स्विच करना हर कंट्री वाइज थोड़ा सा टफ होने वाला है, बिकॉज OPV में आपको एज सच कोई एक्सपर्टीज नहीं चाहिए। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में दोनों तरीके से दिया जाता है, प्राइवेट में भी दिया जाता है, दैट इज इंजेक्शंस दिए जाते हैं, और आपके ओरल बूथ जो फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए, दैट इज OPV जो ओरल 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जाती हैं, ठीक है। ये वैसे ही है जैसे आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी बच्चों के लिए जो है हर बीमारी के लिए इंजेक्शंस लगते हैं, विच आर कॉस्टली और जिन्हें पेनलेस बोला जाता है, और सरकारी हॉस्पिटल्स में भी फ्री ऑफ कॉस्ट 5 साल का इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलता है, जिसके लिए आपको 1 भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है, बस बच्चे को थोड़ा सा पेन ज़्यादा बियर करना पड़ता है, ठीक है। तो इंजेक्शनेबल जो पोलियो है वो आज भी अवेलेबल है, लेकिन वही है कि उसके लिए आपको एक्सपर्टीज चाहिए, इट विल कोस्ट यू सम पार। OPV जो है वो मेजर स्केल पर इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट जा रहा था, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी इजी थी, इसीलिए उसको मास लेवल पर अप्लाई कर दिया गया था, राइट। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल उस चीज़ के बारे में है। आप इसको एक बार चाहें तो बहुत ही आराम से धीरे धीरे करके पढ़ भी सकते हैं, मतलब आप इसको समझना चाहें तो ये आर्टिकल आज बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या पूरा का पूरा रोल आउट होने वाला है। देन मूविंग अहेड,
हमारे पास जो आज की टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट से न्यूज़ आई है वो दोनों ही न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली जो न्यूज़ है ये कुछ दिन पहले हमने डिस्कस भी किया था, दैट इज़ रिलेटेड टू यूथेनेशिया। यूके के अंदर एक बिल लाया गया था जिसके अंदर वो एक्टिव यूथेनेशिया को जो है प्रमोट करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये पूरा आर्टिकल उसके बारे में है। देखिए यूके के अंदर क्या हो रहा है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ये वाला पैराग्राफ जहाँ पर इंडिया के अंदर क्या पोजीशन है वो आपको पता होनी चाहिए। सो नाउ हेयर व्हाट इट इज सेड कि आपको कंप्लीटली एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट दे दी गई है, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पर ये कहा गया है कि राइट टू डाई विद डिग्निटी जो है वो हमारे आर्टिकल 21 का पार्ट है। ठीक है, मतलब आप डिग्निफाइड तरीके से ही आपको मौत मिले, ऐसा ना हो कि आप पेन में हैं, आप बहुत ज़्यादा अनहेल्दी उसमें हैं और उसके अंदर परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चले गए हैं, बट यू आर अलाउड टू जस्ट बियर दैट पेन एंड दैट मेंटल ट्रॉमा। वो चीज़ कोर्ट नहीं कह रही है। दे आर सेइंग कि राइट टू डिग्निफाइड डेथ भी राइट टू लाइफ का ही पार्ट है। ठीक है जी, तो इसके चलते इंडिया के अंदर पैसिव यूथेनेशिया अलाउड है। देखिए यूथेनेशिया होता है जब आप किसी कोई एक परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चला गया है और उसे किसी भी तरीके से आप उसे डेथ प्रोवाइड करा रहे हैं। वो दो तरीके का होता है, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव यूथेनेशिया। एक्टिव मतलब जब आप बाहर से कोई ऐसा इंजेक्शन या कुछ भी ऐसी डोजेज एडमिनिस्टर कर रहे हैं कि उसकी बॉडी में फिर जाके वो जो है मतलब बाहर से कोई ऐसी मेडिसिन वगैरह मेडिकेशन दे दी जिसकी वजह से वो उसकी डेथ हो गई। और पैसिव यूथेनेशिया है कि जो भी आपने लाइफ सपोर्ट सिस्टम मतलब जो आर्टिफिशियल सपोर्ट सिस्टम उसको दे रखा था उसको आपने हटा लिया है। आप कुछ भी एक्स्ट्रा डाल नहीं रहे हो, सिर्फ जो उसको एक्स्ट्रा दे रखा था आपने वो हटा लिया है। अब उसके बाद जैसे वेंटिलेटर्स होते हैं उसके बाद वो कितने दिन तक जिंदा रहता है वो अगले के उसके नियति के ऊपर, इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो पैसिव यूथेनेशिया के अंदर जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसे हटा लिया जाता है। इंडिया के अंदर यही अलाउड है। इनफैक्ट अगर कोई अपने डेड विल बना के जा रहा है डॉक्टर्स की मदद में जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा साइन की गई हो, उसे वैलिड माना जाता है कि अगर मेरे साथ कुछ ऐसा होता है तो मेरी फैमिली के ऊपर फाइनेंशियल मेंटल टोल ना आए, उसके चलते मुझे इतने टाइम के बाद रिलीव कर दिया जाए। अगर कोई ऐसा बना के जा रहा है तो दैट इज ऑल्सो अलाउड। एंड मोर ओवर यहाँ पर आपके पैसिव यूथेनेशिया भी इंडिया के अंदर अलाउड है, बस आपको ये पता होना चाहिए। एक्टिव यूथेनेशिया इंडिया में अलाउड नहीं है, मतलब आप बाहर से ज़बरदस्ती कुछ एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं, ना ही कोई ऐसा ड्रग कोई इंजेक्शन कुछ नहीं दे सकते हैं जिसके चलते उसकी मृत्यु हो जाए। समझ आ रहा है? ठीक है जी, तो ये पूरा आर्टिकल इस चीज़ के बारे में है, ये आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आज, दैट इज रिलेटेड टू फिशरीज सेक्टर। यहाँ पर मत्स्य सेवा दैट इज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में बात की गई है, जहाँ मत्स्य सेवा केंद्र के बारे में बात की गई है, क्योंकि फिशिंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स इन इंडिया। जो आपके कोस्टल स्टेट्स हैं उनके लिए वन ऑफ द मोस्ट की इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है। ऑलराइट, तो उस चीज़ से रिलेटेड ही ये आपकी पूरी की पूरी योजना लाई गई है, जिसके अंदर आप वन स्टॉप सॉल्यूशन लेके आना चाह रहे हैं कि जो भी एक्वाकल्चर ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं वो बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से आप अपनी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से आप जो है फिशरी सेक्टर को अपनी जो है प्रोडक्शन को जो है वो बढ़ा सकते हैं, उनको बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, ताकि स्टार्टअप को प्रोड्यूस कर सके, फिशरीज के कोऑपरेटिव्स बना सके, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना सके, सो दैट मैनेज हो सके कि वो पूरा मच्छी बाजार वैसा ना रह जाए जैसा ट्रेडिशनल तरीके से चलता आ रहा है, रादर उसे ग्लोबल स्केल पर ले जाने की बात की जा रही है, ताकि हमारी जो फिश प्रोडक्ट्स हैं, जो फिशरमैन हैं, उन्हें उनकी मेहनत का पूरा फल मिल सके, उनकी वो जो संपदा है, संपत्ति है, उसका उन्हें प्रॉपर बेनिफिट मिल सके। उस चीज़ के बारे में ये पूरा का पूरा आर्टिकल आपका यहाँ पर है, जहाँ पर जो मत्स्य सेवा केंद्र हैं वो फिशर्स को क्रिटिकल सपोर्ट ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं, सो दैट दे कैन इम्प्रूव देयर प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। क्लियर है जी? तो ये पूरा आर्टिकल आपके लिए आज इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको ध्यान से देख लेनी है। उसके बाद जो एक और नेक्स्ट आर्टिकल आया है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट में कहा है कि आरबीआई ही एकमात्र वो इंस्टीट्यूशन है देश के अंदर जो इकोनॉमिक सिस्टम को हैंडल करेगा। ठीक है, मतलब बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो भी कुछ हो रहा है उसको कैसे एडमिनिस्टर करना है वो आरबीआई का काम है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं।
ठीक है, ये चीज़ चल रही है किसी केस के चलते जहां पर सुप्रीम कोर्ट से कहा गया था कि आप इसके अंदर स्टेक लें, तो वहां पर क्लियरली बोल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि देखिए ये इंस्टीट्यूशन जो है वो सिर्फ इस चीज़ के लिए है कि जो सामने वाला इंस्टीट्यूशन है वो सही से काम कर रहा है या नहीं, रादर देन उसका काम करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। समझ रहे हैं? मतलब आरबीआई के पास ये पूरा का पूरा क्रेडिट है या पूरा का पूरा वर्क फंक्शन है कि किस तरीके से बैंकिंग सेक्टर को हैंडल करना है, क्या काम कराना है, कैसे कराना है। सुप्रीम कोर्ट का काम सिर्फ इतना है कि आरबीआई को जो काम दिया गया है या आरबीआई ने जो आगे काम दिया है वो सही से हो रहा है या नहीं। राइट, सो वी आर नॉट एट द लेवरेज कि हम जाकर उनके पैर में, मतलब उनके जूते में पैर रखें और वहां पर उनका काम करें। नो, वी आर नॉट एट दैट पोजीशन, वी आर ओनली एट अ चेक पॉइंट कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि वो सही से काम कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो ये वन ऑफ द वेरी नाइस जजमेंट्स में से आप कह सकते हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने रोल को क्लियरली जस्टिफाई कर दिया है कि किस तरीके से चीजें हैं। उसके बाद हमारा जो आज का लास्ट आर्टिकल है दैट इज फ्रॉम द वर्ल्ड पेज। देखिए इस साल हमने बहुत सारी ऐसी न्यूज़ देखी हैं, चाहे वो सेनेगल से हो, चाहे कल की ही न्यूज़ हो जहां क्यूबा से बहुत सारे माइग्रेंट जो हैं वो कैलिफोर्निया फ्लोरिडा की तरफ गए थे ताकि वो लोग जो है एक सस्टेनेबल लाइफ दे सके। ऐसा ही कोई एक स्टैट सामने आया है जिसके अंदर ये बताया गया है कि लगभग 10,000 से ज़्यादा माइग्रेंट्स की डेथ हो गई है स्पेन के आइलैंड्स की तरफ जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आइलैंड का जिक्र हुआ है, दैट इज़ योर again on the border of your just a second, it is on the border of your अफ्रीकन कोस्ट के ऊपर, वेस्ट अफ्रीका के पास स्पेनिश आर्किपेलागो है, कैनरी आइलैंड्स। ठीक है, जहां से वो लोग कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से एक बार कैनरी आइलैंड चले गए तो हम जो है नेचुरली कहाँ पहुंच जाएंगे, यूरोप के अंदर पहुंच जाएंगे। और इसके पीछे रीज़न हमने देखा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, दे आर लुकिंग अप फॉर अपॉर्चुनिटीज़, और इसके लिए वो जो रास्ता अपना रहे हैं वो है समुद्री रास्ता। ठीक है, तो वेवी वाटर्स के थ्रू वो जाना चाहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट ये हो रहा है कि उनमें से कुछ मिल रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहे हैं। कल भी हमने देखा क्यूबा के अंदर भी यही क्राइसिस देखने को मिला है, सेनेगल का हमने इशू स्पेशली पढ़ा था, और आज की भी जो ये रिपोर्ट है ये कम्प्लीटली वेस्ट अफ्रीकन नेशन से ही है, चाहे वो मोर्टियाना है, चाहे वो सेनेगल है, चाहे वो आपका कोस्टारिका वगैरह है, वहाँ से ही ये पूरा का पूरा अटलांटिक रूट जो ये लेने की कोशिश करते हैं, उसी के अंदर ये पूरी की पूरी डेथ से रिलेटेड ये काम आया है। अगेन आपको एक बार इस पूरे पिक्चर को जो है अपने मैप के ऊपर लोकेट कर लेना है, कैनरी आइलैंड्स को, बिकॉज वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आज का। ठीक है जी, उसके बाद इजराइल से एक न्यूज़ आ रही है, दैट इज इजराइल अब अपनी सेटलमेंट्स बूस्ट करना चाहता है गोलन हाइट्स में, ताकि वो कन्फ्लिक्टिंग इमोशंस को ईजिली कर सके। ठीक है, तो ये इजराइल पैलेस्टीन वाला जो एरिया है, वेस्ट बैंक की टेरिटरी, गोलन हाइट्स हो गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा मैप के ऊपर आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि किस तरीके से कहाँ कहाँ पर कौन सी एक्स्ट्रा पोजीशंस है, चाहे वो गाजा स्ट्रिप है, चाहे वो गोलन हाइट्स है, चाहे वो वेस्ट बैंक है। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इजराइल की कौन कौन सी एक्स्ट्रा टेरिटरीज हैं जो बाकी देशों के साथ लग रही हैं। All right, so that's all from today's discussion, and thank you very much for watching the videos, and for such informative videos stay tuned to Dronacharya IAS. Thank you.